तो फिल्म की शुरुआत होती है एरिक से, जो एक सुनसान आइलैंड पर अकेला आया था। एक लंबी ड्राइव के बाद वो एक कार के पास आकर रुकता है, जिसके बारे में पता चलता है कि ये कार उसी की दोस्त की थी। वो कार से उतरकर अपनी कार में से एक रेड बैग निकालता है और इन दोनों कार्स की नंबर प्लेट्स को चेंज कर देता है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ियों में से फिंगरप्रिंट रेस करता है और आगे का सफर पैदल ही करने लगता है। वो समुद्र के किनारे एक घर के पास पहुंचा था। अपनी गन निकालते हुए वो पूरे घर को सर्च करता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। पता चलता है कि वो यहाँ पर एक डिनीस नाम की औरत को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। एकदम से उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे पुकारा है। वो घर से बाहर जाकर देखता है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे दोबारा वही आवाज आती है और अब वो आवाज का पीछा करते हुए समुद्र के किनारे पर पहुँचता है, जहाँ उसे एक मेटल का बैग दिखता है और करीब ही पड़ा बहुत सारा खून भी दिखता है। खून देखकर एक मर्तबा के लिए तो एरिक घबरा गया। उसे पास ही एक औरत का ब्रेसलेट भी दिख गया। कुछ तो उसे समझ आ रही थी कि ये सब डेनिस का हो सकता है, पर उसे कुछ कंफर्म नहीं था। इसीलिए वो पास पड़ी एक बकेट उठाकर सब कुछ क्लियर कर देता है और बकेट को भी समुद्र में फेंक देता है। तभी उसे दोबारा किसी के पुकारने की आवाज आती है। ये मैट था, डेनिस का बेटा और एरिक का पार्टनर, जो अपनी मॉम के बारे में पूछने लगा था। एरिक उसे बताता है कि मैंने तो उसे यहाँ आते देखा ही नहीं। इतने में ये लोग घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पॉल भी यहाँ आ गया था। ये उनका चौथा साथी था। असल में मैं बताती हूँ यहाँ चल क्या रहा था। ये लोग $40 मिलियन की एक पेंटिंग चुरा कर लाए थे, जिसके बाद उनका प्लान था कि ये लोग इस घर में स्टे करेंगे और उसके बाद मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। सबसे पहले आना था यहाँ पर डेनिस को, जिसके पास वो पेंटिंग थी, और अब तो वो यहाँ पर थी भी नहीं। इन लोगों को लगता है कि जरूर एरिक ने डेनिस को मार दिया होगा, क्योंकि जो पेंटिंग डेनिस के पास होनी चाहिए थी वो इस टाइम एरिक के पास थी, और जाहिर सी बात है डेनिस को मारकर उसका हिस्सा भी तो बढ़ जाता। खैर पॉल और मैट अपना ये खदशा एरिक को नहीं बताते। वो एरिक से कहते हैं हम एक दिन यहाँ पर डेनिस के आने का इंतजार करेंगे और अगर वो ना आई तो फिर यहाँ से चले जाएंगे। इतने में एरिक इन सबके फोन्स लेकर उसी रेड बैग में डाल देता है जो उसके पास पहले थे और उसे समुद्र के बीचों बीच गिरा आता है। अभी एरिक वापस लौटा भी नहीं था कि उसे समुद्र से अजीब आवाज आने लगी। ये आवाज इतनी तेज थी कि मैट और पॉल को भी साफ सुनाई दे रही थी, और अजीब बात इस आवाज में ये थी कि इस आवाज ने इन तीनों को ही हिप्नोटाइज कर लिया था, और ये तीनों ही ज़ॉम्बीज़ जैसी चाल चलते हुए उस समुद्र तक चले जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये तीनों खुद भी नहीं जान पाते कि ये लोग यहाँ पर आए क्यों थे। ये लोग घर वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब जरूर थकावट की वजह से हुआ होगा। ये लोग सोने का डिसाइड करते हैं, पर मैट अभी भी अपनी मॉम के लिए परेशान था। पॉल उसे हौसला देता है और कहता है वेट कहते हैं शायद कल तक तुम्हारी मॉम आ जाए। रात में अब पॉल एरिक के पास आता है और उससे सवाल करता है सच बताओ कहीं तुमने तो डेनिस को नहीं मार दिया? डेनिस से अपना और एरिक का रिश्ता छुपाने के लिए एरिक पॉल को यकीन दिलवाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर हम मैट को देखते हैं जो जब नहाकर बाहर निकलता है तो उसे खून से भरी वही बकेट नजर आती है जिसे एरिक ने समुद्र में फेंक दिया था। बकेट को देखकर वो परेशान हो जाता है और जैसे ही उसके अंदर हाथ डालता है तो बकेट के अंदर से उसकी मॉम डेनिस का ब्रेसलेट भी निकल आता है। इस ब्रेसलेट को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि जरूर एरिक ने ही उसकी मॉम को मार दिया है। मैट एरिक के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और पॉल उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। कि तीनों इस टाइम बहस में ही लगे हुए थे कि अचानक से इनके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगी। दरवाजा इन्होंने खोलकर देखा, वहाँ पर एक लड़की थी काफी घबराई हुई सी जो उनसे मदद मांग रही थी। एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं, जबकि मैट उस खून की बाल्टी को देखता रहता है और सोचता रहता है कि आखिर इस बाल्टी को यहाँ पर रखा किसने होगा। जैसे ही एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनकी एक दोस्त बिल्कुल मरने की हालत में पड़ी हुई थी। एरिक उस लड़की को सीपीआर देता है और होश दिला देता है, जिसके बाद एरिक उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है। एरिक इन तीनों से सवाल करता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे? वो लड़कियाँ बताती हैं कि हमारी बोट का एक्सीडेंट हो गया था और हम तैरते तैरते यहाँ तक पहुँचे हैं। ये लोग जब इन तीनों से नाम पूछते हैं तो ये तीनों अपने परियों जैसे नाम बताती हैं, और ये नाम सुनकर ये लोग हंसते भी हैं और कहते हैं अरे वाह, बिल्कुल कहानियों के कैरेक्टर वाले नाम हैं आप लोगों के तो। अब वो लड़कियां इन तीनों से इनके बारे में पूछती हैं तो ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठी कहानियां बना देते हैं। वो लड़कियां पूछती हैं तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए? एरिक कहता है कि हम यहाँ पर बैचलर्स पार्टी मनाने के लिए आए हैं। अब लड़कियां इनसे इनका फोन मांगती हैं ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सके, लेकिन फोन तो इन्होंने पहले ही समुद्र में फेंक दिए थे। तो एरिक यहाँ पर एक और झूठ बोल देता है और कहता है कि हमने एक रूल बनाया था कि हम इस पार्टी में फोन नहीं लाएंगे।
अब लड़कियों को ये बात अजीब लग रही थी, इसीलिए मैट उनसे कहता है हम सुबह होते ही आप लोगों को कंट्री साइड पर छोड़ देंगे, जहाँ से कोई आपकी मदद भी कर देगा और आपको वहाँ पर फोन भी मिल जाएगा। अब एक लड़की को वॉशरूम जाना था। पॉल उस लड़की को वॉशरूम का रास्ता दिखाता है और साथ ही वो पेंटिंग ट्यूब जो उन्होंने चुराई थी चुपके से वो उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है। और तभी उसकी नजर उस रेड बैग पर भी पड़ जाती है जो एरिक ने समुद्र के अंदर गिराया था। अजीब बात थी, वो बैग अब घर के अंदर था। पॉल इस टाइम ज्यादा सोचता नहीं और उस बैग को भी उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है। पॉल घबराया हुआ मैट को किचन में लेकर जाता है और उसे बताता है कि मुझे लग रहा है कि एरिक हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि जो बैग हमने एरिक को दिया था समुद्र में फेंकने के लिए वो बैग अब घर पे है और उसके अंदर सारा सामान वैसे का वैसा ही है। ये सुनकर मैट गुस्से से पागल होने लग जाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि जरूर एरिक उन्हें धोखा देने वाला है और उसी ने डिनीज को मारा है। जब एरिक उन्हें घबराया हुआ देखकर उनकी बातें सुनने के लिए आता है तो मैट उसे बहुत बुरा भला कह देता है। एरिक बात को संभालते हुए कहता है अपने इमोशंस पर काबू रखो, हमें किसी तरह बस ये रात गुजारनी है। सुबह होते ही हम इन लड़कियों को अपनी ही कार की चाबी दे देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये तीनों भी अब उन तीनों लड़कियों के पास ही आ जाते हैं और वो लड़कियां इनसे गेम खेलने को कहती हैं, जिस गेम में इन्हें आपस में एक दूसरे के बारे में जानना था। एक लड़की यहाँ पर इन्हें बताती है कि वो तो प्रिंसेस है और उसकी बात सुनकर ये तीनों हंसने लग जाती हैं। दूसरी लड़की इन्हें बताती है कि वो कुंग-फू चैंपियन है और अपने आप को जाहिर करने के लिए वो यहाँ पर एरिक को पलटाकर चेयर पे भी गिरा देती है। ऐसे ही गेम खेलते खेलते इन लोगों की दोस्ती बढ़ने लग जाती है। इतनी में ही लाइट भी चली जाती है। एरिक जब लाइट को ठीक करने के लिए बाहर निकलता है तो एक लड़की उसके पीछे ही आ जाती है। ये लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे थे और इसी सब के दौरान दोबारा इन्हें समुंदर में से वैसी ही आवाज सुनाई देती है जैसी इन्होंने दोपहर में भी सुनी थी, जो आवाज इनको हिप्नोटाइज कर रही थी। वो लड़की एरिक की ऐसी हिप्नोटाइज हुई हालत को देखकर परेशान हो जाती है और उसे होश दिलाने की कोशिश करती है, पर एरिक को होश नहीं आता। वो तो समंदर की तरफ अब जाने लगे थे। अभी वो आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि उन्हें होश आ गया और उन्होंने क्या देखा कि समंदर के किनारे पर बहुत सारा खून और इंसानी जिस्म के ऑर्गन्स पड़े हैं। ये देखकर वो तीनों ही डर जाते हैं और वो लड़की जो एरिक के साथ थी वो एरिक की पॉकेट से गन निकाल कर एरिक के ऊपर तान देती है और पूछती है बताओ तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। समझ तो इन्हें भी कुछ नहीं आ रही थी। एरिक बताने की कोशिश करता है कि उसने दोपहर में भी ऐसे ही बहुत से निशान इस समुद्र के आसपास देखे थे। जरूर यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है, हमें लड़ने के बजाय अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। असल में यहाँ से मैट और उसके साथ जो लड़की थी वो गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ और कहते समुद्र में से दोबारा वो आवाज आने लगती है जो इन्हें हिप्नोटाइज कर देती है। मुश्किल से ये अपने आप को होश में रखते हैं और पॉल एरिक से कहता है कि हमें घर वापस जाकर कानों के अंदर कुछ लगा कर आना चाहिए ताकि ये आवाज हमें तंग ना करे और हम अपने साथियों को भी ढूंढ ले। जब ये लोग घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लड़की पहले से ही घर में थी और मैप ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एरिक को अब उसी के ऊपर शक होने लगता है कि जरूर वही ये सब तो नहीं कर रही। वो उसके ऊपर गन तान देता है और तभी समुंदर से दोबारा आवाजें आने लगती हैं। एरिक हिप्नोटाइज होने लगता है और वो लड़की इस सब का फायदा उठाते हुए एरिक के सीने के अंदर चाकू स्टैब कर देती है। कुछ देर बाद एरिक को जब होश आया तो उसने देखा कि उसे पॉल संभाल रहा था। पॉल उसे वॉशरूम में लेकर गया और टॉयलेट पेपर को गिरा करते हुए उसने एरिक के कान में डाल दिए ताकि एरिक को कोई आवाज सुनाई ना दे। एरिक अब मैट को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा था। ऐसे में एरिक का पाँव किसी फ्लैशी चीज से टकराता है और वो भी यहाँ पर स्लिप हो जाता है और उसके स्लिप होते ही कोई ना दिखने वाली चीज, कोई पावर उसे खींचते हुए समुंदर के अंदर ले जाती है और डुबा देती है। पॉल ने दूर से हल्का फुल्का सा ये नजारा देखा था। अब उसके साथ ये सब ना हो जाए इसके लिए वो अपनी पेंटिंग लेता है और अपने आप को घर के पिलर के साथ अच्छी तरह रस्सियों से बांध देता है ताकि वो आवाजें इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट न कर सकें। आवाजें तो बहुत आई पर इन रस्सियों ने अपना काम दिखाया। पॉल के हिप्नोटाइज होने के बावजूद भी पॉल समुंदर की तरफ नहीं बढ़ा। सुबह हो जाती है, पॉल को होश आ जाता है। वो अपने आप को रस्सियों से आजाद करता है और तभी उसके माइंड के फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि पॉल ने पहले ही पुलिस को एरिक की तस्वीर देते हुए उनके यहाँ आने का बता दिया था, क्योंकि उसे एरिक पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि एरिक जरूर उसे धोखा देगा। वो एरिक को पकड़वाना चाहता था लेकिन यहाँ आकर तो खुद भी फंस गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो तीनों लड़कियाँ समुंदर के बिल्कुल बीच में खड़ी हुई गाना गाते हुए उसे अपनी तरफ बुला रही थी। ये वैसे ही मिलती जुलती आवाजें थी जिसे ये लोग पहले सुन रहे थे। पॉल भी हिप्नोटाइज हुआ उस तरफ बढ़ने लग जाता है और आखिर
वो लड़कियां उसे एकदम से पानी के अंदर खींच लेती हैं। पानी के अंदर देखने को मिला कि लड़कियां आम लड़कियां नहीं थी, असल में ये मरमेड्स थी जो लोगों को इस तरह ट्रक करके यहाँ डुबा दिया करती थी। अगले सीन में हम डेनिस को उसी समुद्र के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। उसका पाँव इस टाइम बहुत ज्यादा जख्मी था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो, लेकिन वो फिर भी बच गई थी। वो अपने ही कपड़े फाड़ते हुए अपने जख्म को बांध लेती है और जब इस घर में आती है तो देखती है कि इस घर में तो कोई भी नहीं था, उसका कोई साथ ही नहीं था, और जिस पेंटिंग को वो इतनी मेहनत से चुरा कर लाए थे वो पेंटिंग यहाँ दीवार पर लगी हुई थी। एकदम से दोबारा कोई ना दिखने वाली चीज आकर डेनिस को भी खींचते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है और डुबा देती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जो असल में मरमेड्स की ही पेंटिंग थी। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि इस पेंटिंग के अंदर पूरी कहानी बसी हुई थी, जिस कहानी का ये सब भी हिस्सा बन जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।